नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जो कि ऑक्सीजन फैमिली भी कहलाता है। ऑक्सीजन फैमिली के बारे में हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुका है, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो का लिंक जो है ले सकते हो। ओके, तो यहां पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किस चीज की, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और इन सारे एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सारा का सारा एलिमेंट पोलोनियम को छोड़कर नॉन मेटल है। इन सारे एलिमेंट में पोलोनियम को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये सब का सब एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है। यहां पर जब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट के, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज को तो देखना ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखने के पहले जितने भी मेंबर है, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन सारे मेंबर के प्रॉपर्टीज को पहले हम लोग समराइज मैनर में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम दोबारा से देख रहे हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन सा मेंबर है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इन सबके एटॉमिक नंबर एक बार देख लेते हैं। 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 में और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। और इसमें और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोगों को अगर ध्यान हो तो ये 82 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 के बराबर हो जाएगा। तो ये सब एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर पहले ही मैंने बताया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो है ये नॉन मेटल है और पोलोनियम जो है वो क्या है? मेटल। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे कि ये जितने भी एलिमेंट है, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारा का सारा मेटल जो है, ये सारा का सारा एलिमेंट जो है अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन का कमी रख रहा है। आप लोग गौर करो, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। उसी तरह आप लोग सल्फर में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आर्गन यानी कि 18। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36, जेनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। आप लोग गौर कर रहे हो, ये सबका सब 2 इलेक्ट्रॉन लैक करता है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। खैर, हम लोगों को यहाँ पर इन सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को समराइज मैनर में एक बार देख लेना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेंसिटी की बात करें तो जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर ये लिखने की कोशिश करें, गड़बड़ हो जा रहा है। तो खैर जो भी है, तो आप लोग समझना, ये डेंसिटी जो है ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन और एरर या क्या बोलते हैं एक्सेप्शन नहीं होता है डेंसिटी में। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कहां तक बढ़ता है? टेलुरियम तक ही बढ़ता है और फिर टेलुरियम के बाद नीचे जाने पर घटने लगता है। यानी कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह लिख देते हैं एमपी एंड बीपी जो है, ऊपर से नीचे आने पर लगातार टेलुरियम तक बढ़ेगा, पोलोनियम में घटेगा। तो ये क्यों ऐसा होता है, इन चीजों को जब हम लोग अलग अलग देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे जैसे आप लोग आओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो लगातार घटते चले जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है किस साइड में बढ़ता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर बढ़ता है। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन जो है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद दूसरा स्थान रखता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। आप लोग जानो, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो कौन है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद दूसरा स्थान ऑक्सीजन का होता है। लेकिन जानो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। वो क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, लेकिन उसके बाद सल्फर का। ठीक है, लेकिन सल्फर के बाद फिर सेलेनियम का थोड़ा ज्यादा हो जाता है सल्फर से। समझ में आ रही है बात? जैसे कि बाद में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को सेपरेटली देखेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होता है, सल्फर का 2.44 होता है और फिर सेलेनियम का 2.48 हो जाता है। तो इस आधार पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा कहाँ? ऑक्सीजन से सल्फर, लेकिन सल्फर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेलेनियम का। क्यों? हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद जो है फिर लगातार घटते चले जाता है। यानी कि उसके बाद यहाँ पर सेलेनियम का सबसे ज्यादा और उसके बाद टेलुरियम का सेलेनियम से भी कम, पोलोनियम का उससे भी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते चले जाता है। और यही सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पोलोनियम का होता है और यही वजह होता है इसके
नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर का भी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात अगर हम लोग करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होता है, सॉरी मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आयनाइजेशन एनर्जी लगातार ऊपर जाने पर बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात के बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऊपर जाने पर बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है, लेकिन सिर्फ सल्फर तक बढ़ता है और सल्फर के बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाता है। समझ में आ रही है बात कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा कम होता है। किससे कम होता है? तो सल्फर से कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सिर्फ सल्फर से ही नहीं, पूरे ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का होता है। क्यों होता है? तो जब हम लोग टॉपिक को सेपरेटली देखेंगे तो वहां पर हम लोग देख लेंगे ऐसा क्यों होता है। अब तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब अगर हम लोग कैटिनेशन की बात करें, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की, तो उसके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो कैटिनेशन की भी बात करें तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर जो होता है CATENATION, कैटिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? सल्फर का होता है। और ऑक्सीजन का कैटिनेशन फिर घट जाता है। तो इसे भी हम लोग सेपरेटली देख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, और मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम लोग देख लें तो ऊपर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नीचे जाने पर क्या बढ़ेगा बच्चों? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग सेपरेटली देखते हैं, और इन सारे प्रॉपर्टीज के अलावा हम लोग इन चीजों के बारे में भी जानेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन किधर होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 16 का एलिमेंट रहता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे एलोट्रोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि ग्रुप 16 का एलिमेंट कौन कौन से एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग आते हैं किस बात पर? तो डेंसिटी पर। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब बच्चों हम लोग डेंसिटी पर आते हैं कि ग्रुप 16 के एलिमेंट का डेंसिटी कैसे कैसे वेरी करता है। सबसे पहले जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप 16 में, उन सारे मेंबर्स को हम लोग टेबुलेट फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना लिए। यहाँ पर क्या क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, फिर क्या है? सल्फर है, फिर क्या है बच्चों? सेलेनियम है, और फिर क्या है? टेलुरियम है, और फिर लास्ट में क्या था? पोलोनियम। इन सारे एलिमेंट्स के डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, इन सारे एलिमेंट्स के डेंसिटी की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो होती है 1.32 ग्राम पर सीसी। इसी तरह से सल्फर की जो डेंसिटी है दैट इज 2.06 ग्राम पर सीसी। इसी तरह सेलेनियम की जो डेंसिटी है दैट इज एक्चुअली 4.19 ग्राम पर सीसी। इसी तरह टेलुरियम की जो डेंसिटी है दैट इज 6.25 ग्राम पर सीसी, 6.25 ग्राम पर सीसी। और इसी तरह से पोलोनियम की जो डेंसिटी है वो इससे ज्यादा ही है, लेकिन उसका कोई रेफरेंस वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है। क्यों नहीं दिया हुआ रहता है? क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शॉर्ट लाइफ्ड है, मतलब जिसका हाफ लाइफ पीरियड ही बहुत कम है, इस वजह से इसके डेंसिटी को हम लोग उतना काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग गौर करोगे कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी, जैसे आप लोग ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि डेंसिटी ऊपर से नीचे बढ़ता क्यों चला जाता है? तो डेंसिटी का वैल्यू होता क्या है बच्चों? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ऊपर से नीचे जाने पर इन सारे एलिमेंट का मास जो है वो भी बढ़ते चले जाता है, और वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ते चले जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आओगे साइज भी बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर मास भी बढ़ेगा। तो मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मास जो है वो तेजी से बढ़ता है। जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे ना, तो मास का मात्रा जो है एटॉमिक मास से आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से मास का असर ज्यादा होगा और वॉल्यूम का असर कम होगा, जिस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी लगातार बढ़ते चले जाता है। पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर वॉल्यूम लगातार उस तेजी से क्यों नहीं बढ़ता है जिस तेजी से मास बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, अच्छा खासा। इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कुल मिलाकर 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ फिर अचानक से 34 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जब लगातार बढ़ते चले जा रहा है और वो भी अच्छा खासा
2 और यहाँ 84, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है तेजी से, तो साइज भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल आया सेलेनियम और टेलुरियम में, तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन गया तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छे से ढक नहीं पाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस एक्सपोज हो गया और न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस ज्यादा अपने तरफ खींचने लगेगा तो बताओ तो साइज बढ़ते चले जाएगा या घटते चले जाएगा, साइज घटते चले जाता है। यहाँ पर पोलोनियम में तो एफ ऑर्बिटल आ जाता है, एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग तो और भी बेकार, जिस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस और भी ज्यादा एक्सपोज होता है, जिस वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस के तरफ और ज्यादा होते चला जाता है। यानी कि जिस रेशियो में साइज बढ़ना चाहिए उस रेशियो में ऊपर से नीचे बढ़ता नहीं है, जिस वजह से मास का असर ज्यादा और डेंसिटी जो होता है वो लगातार बढ़ते चले जाता है। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। ओके, तो एटॉमिक साइज के वेरिएशन को हम लोग ग्रुप 16 के मेंबर के एटॉमिक साइज के वेरिएशन को जानते हैं। वो किस तरह से, ऑक्सीजन है अपने पास, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और क्या चीज है, पोलोनियम। इतने सारे मेंबर हैं। इन सबों को अगर हम लोग टेबुलेट फॉर्म में देखें कि इन सबों का एटॉमिक साइज किस तरह से वेरी हो रहा है, तो इस वेरिएशन को हम लोग वैल्यूज के आधार पर भी लिख सकते हैं। वो कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, सबके एटॉमिक रेडियस को अगर हम लोग यहाँ पर लिख कर दिखाएं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस होता है 66 पिकोमीटर। ओके, तो ये रेडियस जो है वो कितने के बराबर है, 66 पिकोमीटर के बराबर। उसी तरह नेक्स्ट जो है सल्फर का एटॉमिक रेडियस जो होता है दिस इज 104 पिकोमीटर। इसी तरह से 117 पिकोमीटर होता है किसका, सेलेनियम का एटॉमिक रेडियस। इसी तरह 137 पिकोमीटर होता है किसका एटॉमिक रेडियस, तो टेलुरियम का। और पोलोनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक रेडियस 146 पिकोमीटर होता है। तो यहाँ पर दरअसल इस वैल्यू के साथ मुझे दर्शाना क्या था कि आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ेगा, इसमें थोड़े ना कोई कंफ्यूजन है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे आने पर लगातार बढ़ता है। लेकिन यहाँ डिफरेंस को अगर आप लोग देखो, ऑक्सीजन से सल्फर में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस पहले दिखाते हैं। ये 8 है, ये 16 है, ये 34 है, ये 52 है और ये 84 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम, टेलुरियम से पोलोनियम। ठीक है ना, इतने ना वेरिएशन है। तो ऑक्सीजन से सल्फर में एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन के संख्या का वेरिएशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया टेलुरियम से पोलोनियम में। लेकिन अगर हम लोग साइज डिफरेंस की बात करें, मतलब डेल्टा इन साइज के डिफरेंस इन साइज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग गौर करो 66 से 104 कितना अंतर आया ऑक्सीजन से सल्फर में। यहाँ पर देखोगे आप लोग काउंट करोगे तो 34 और 4 यानी कि 38 पिकोमीटर का डिफरेंस आया। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेकिन डिफरेंस जो है साइज में कितना आया है, गौर से देखो 13 पिकोमीटर। यहाँ से यहाँ 20 पिकोमीटर का डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जबकि 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। और यहाँ टेलुरियम से पोलोनियम जो है वो मात्र 9 पिकोमीटर का डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन तो तेजी से बढ़ रहा है, तो सेल की संख्या भी बढ़ी उसी रेशियो में, तो साइज भी उसी रेशियो में बढ़ जाना चाहिए, लेकिन साइज उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता है, क्यों? तो जवाब दोगे कि जैसे यहाँ सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में इन दोनों केस में डी ऑर्बिटल जो आ गया, तो डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग जो होता है इनइफेक्टिव होता है, जिस वजह से डी ऑर्बिटल के इनइफेक्टिव शिल्डिंग की वजह से न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने लगता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को या बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से साइज घट जाता है। लेकिन पोलोनियम के केस में तो एफ ऑर्बिटल भी आ गया, डी ऑर्बिटल के साथ साथ एफ भी आया और एफ का शिल्डिंग तो और बेकार होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस और ज्यादा एक्सपोज हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचने लगेगा, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होगा। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ तो साइज और छोटा हो जाएगा कि और बड़ा हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस यही वेरिएशन होता है। ऑक्सीजन से यानी कि बोलेगा सबसे ज्यादा गैप जो होता है साइज का वो कहाँ होता है, तो आप लोग जवाब दोगे ऑक्सीजन से लेकर सल्फर के बीच। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसे यहाँ पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, MP एंड
बीपी। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोगों को जानना है किसके बारे में, तो अब हम लोगों को जानना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी मेंबर हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा मेंबर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ये जितने भी मेंबर हम लोगों को है यहाँ पर, इन सारे मेंबर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यूज को हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो होता है 55 क्या, केल्विन, याद रखना। ये एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिख रहे हैं ना वो कंबाइंड फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मेंबर सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 393 केल्विन। ये वैल्यू अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सेलेनियम का 490 केल्विन होता है। इसी तरह से टेलुरियम का जो वैल्यू होता है दैट इज 725 केल्विन। और पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है, 520 केल्विन के बराबर हो जाता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑक्सीजन का 90 केल्विन होता है और 718 केल्विन होता है किसका, सल्फर का। और 958 केल्विन जो होता है, 958 केल्विन, ये यहाँ केल्विन लिख देते हैं हम लोग, तो ये किसका होता है, सेलेनियम का। उसी तरह 1260 केल्विन जो होता है वो किसका होता है, टेलुरियम का। और 1235 केल्विन जो कि थोड़ा घट गया, किसका होता है, पोलोनियम का। तो आप लोग गौर कर रहे हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन कहां तक, टेलुरियम तक, और उसके बाद घट जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का वेरिएशन ऐसे होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का वजह होता है ये सब का सब जो कंबाइंड फॉर्म, जैसे O2 है, सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सेलेनियम भी पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का। जैसे सल्फर है, फिर है सल्फर, 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 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है सेलेनियम सल्फर वगैरह, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होने के वजह से वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर से नीचे बढ़ने लगता है। ऊपर से नीचे जैसे आप जाओगे तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जैसे जैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सारा का सारा नॉन पोलर है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते चले जाता है। तो फिर जवाब होता है कि पोलोनियम के केस में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता कि ऊपर से नीचे आने पर, पोलोनियम के केस में तो और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से। नहीं, होता क्या है, ऑक्सीजन O2 रहता है, सल्फर S8 रहता है, ये Se8 रहता है, T8 रहता है, लेकिन पोलोनियम जो होता है चूंकि ये मेटेलिक फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पोलोनियम एटम के बीच इंटर मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यहाँ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता नहीं है। और टेलुरियम में जितना वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उससे कमजोर मेटेलिक बॉन्ड रहता है किस केस में, पोलोनियम में, जिस वजह से पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये भी एक्सेप्शनल है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो इसे भी हम लोग याद कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जानते हैं, जो कि ग्रुप 16 का मेंबर शो करता है। ग्रुप 16 का मेंबर जो आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है, उसे जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल से किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने में जितना मिनिमम एनर्जी लगेगा, उस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग कंपेरिजन करते हैं ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के मेंबर्स के आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानो कि ग्रुप 15 में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मान लेते हैं फ्लोरीन है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कन्वेंशनली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर आप लोग जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक्सेप्शनली यदि हम लोग यहाँ पर ग्रुप ये ग्रुप 14 को भी काउंट कर लें
तो आप लोग जानोगे कि एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ नाइट्रोजन तक आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, फिर ग्रुप 16 तक आयनाइजेशन एनर्जी घटने लगता है और फिर जो होता है इधर बढ़ने लगता है। यानी कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से तो कम होता ही है, फ्लोरीन से भी कम होता है। उसे अगर हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करें कि ये जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, ये जो है दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी और यहाँ एटॉमिक नंबर, तो ये कोई ग्रुप 14 का मेंबर ले लेते हैं जैसे कि कार्बन। तो कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पर इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन के आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से कम हो जाता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से फिर आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसके बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो 2p3 यानी कि ग्रुप 15 में जितने भी मेंबर हैं उन सबों में जस्ट हाफ फिल p ऑर्बिटल जो रहता है, तो उस जस्ट हाफ फिल p ऑर्बिटल के वजह से ग्रुप 15 के मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, और उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ये ग्रुप 15 के मेंबर का आयनाइजेशन एनर्जी अगल और बगल दोनों से ज्यादा होता है। तो आप लोगों से हम लोगों को तो पढ़ना ग्रुप 16 के बारे में, तो ग्रुप 16 के मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 16 के मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन या जो भी मेंबर है, तो ग्रुप 16 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 से भी कम होता है और ग्रुप 17 से भी कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये जो है क्या है, ग्रुप 14 है। तो ग्रुप 14 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसका, ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 से ज्यादा होता है किसका, ग्रुप 15 का। और ग्रुप 15 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, ग्रुप 17 का। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया अगर आप लोगों को, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करने का मतलब होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ गौर करो, ये कार्बन है ग्रुप 15 का, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन। इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर एक बार मैं समझाता हूं। यहाँ पर ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p3, ये क्या हो जाएगा, हीलियम यहाँ 2s2 2p4, और यहाँ क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p5। इन सबों को अगर आप लोग ध्यान से देखो, 2p2 मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p3 करने का मतलब 1 2 3 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p4 करने का मतलब 1 2 3 4 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p5 करने का मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी ग्रुप में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता भी है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें इन सबों में से कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और किसका आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होगा, नो डाउट। उसके बाद एक्सेप्शनली नाइट्रोजन का ज्यादा, तब ऑक्सीजन का, और तब जो है कार्बन का। ध्यान से देखना, इसमें कोई कंफ्यूजन है, दिस इज फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का कहना क्या मतलब हुआ, C प्लस से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो C से क्या बन जाएगा, C प्लस, N से क्या बन जाएगा, N प्लस, O से क्या बन जाएगा, O प्लस, और F से क्या बन जाएगा, F प्लस। तो ये जो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर हम लोग उसकी बात करें तो C से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो C प्लस हो गया। तो C प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं, तो यहाँ हो गया हीलियम और 2s2 2p1, क्योंकि 2p2 था तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ, तो हीलियम 2s2 2p2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p3, और F प्लस का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p4, ठीक है। तो यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा भी देते हैं, जैसे 2s2 2p1 है तो 2p1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल सिर्फ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ गौर करो, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ गौर करो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4। तो इस स्थिति में यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वाले स्थिति में देखो तो जस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहां पर तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला जो ऑर्बिटल अगर आप लोगों को नजर आए N प्लस का, सॉरी O प्लस का, यानी कि ग्रुप 16 के प्लस का, तो वहां पर जस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आया। तो इस वजह से O प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी F प्लस से भी ज्यादा हो जाएगा।
O प्लस का F प्लस से भी ज्यादा। यहाँ पर आप लोग देखो O प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी F प्लस से भी ज्यादा, और F प्लस के बाद किसका नंबर आएगा, N प्लस का, और N प्लस के बाद C प्लस का। लेकिन ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये किसका है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग गौर से देखें तो बताओ कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ग्रुप 14, ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 17, तो इन सबों का आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन ऐसा, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ग्रुप 16 सबसे पहले हो जाएगा, नहीं, उसके बाद ग्रुप 17, और उसके बाद हो जाएगा ग्रुप 15, और उसके बाद जो है वो ग्रुप 14 का नंबर आएगा। तो ये जो है किसके लिए वेरिएशन है, दिस इज फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन चीजों को समझना बच्चे लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन लगभग सब हर किसी को आता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन में सब लोग कंफ्यूज होता है। और यहाँ पर एक लाइन ये लिखा जाता है, चूंकि ग्रुप 16 के मेंबर का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होने के वजह से ही ग्रुप 16 के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब का सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, सिवाय किसके, पोलोनियम के, क्योंकि पोलोनियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 16 में अलग अलग मेंबर के आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन के बारे में। तो यहाँ जो है ग्रुप 16 में अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, सबके आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। तो इन सबों के आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और ये हम लोगों को याद भी रहता है, 1314 किलो जूल पर मोल। 13-14 तो याद रखना बहुत आसान भी है, 13-14 किलो जूल। लेकिन मैं पहले यहाँ पर एक बात बोल दूं कि इन सबों को याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वगैरह तो आता नहीं है, इस वजह से याद करने की जरूरत नहीं। ये आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इसलिए याद रह जाता है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि आप लोग गौर कर रहे हो ना, बहुत सिंपल सा है, 13-14 फिर 1000 फिर 941, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। कैसे याद रखता हूं मैं, 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 में 5 के बाद गॉड नंबर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट का क्या होगा, उसका होता है 869 किलो जूल पर मोल, सही है ना। उसके बाद 313 किलो जूल, 813 किलो जूल पर मोल, सही है। तो ये सब आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन में आप लोग देख रहे होंगे कोई एक्सेप्शन जैसा चीज नहीं है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है ग्रुप 16 के मेंबर्स के अमाउंट। ऐसे तो ऊपर जो मैंने बताया वो बहुत जरूरी था, उन चीजों को आप लोग याद रखना। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर जाने पर लगातार बढ़ते चले जाता है, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा की कम, तो नाइट्रोजन से कम, जबकि होना चाहिए नाइट्रोजन से ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ग्रुप 16 के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्रुप 16 के मेंबर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर कर लेते हैं ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 17 से। ओके, ग्रुप 16 का हम लोग किससे कंपेयर कर ले रहे हैं, ग्रुप 14, 15 और 17 से। ग्रुप 14 का एक मेंबर ले लेते हैं कार्बन, यहाँ पर ग्रुप 15 में ले लिया नाइट्रोजन, ग्रुप 16 में एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ग्रुप 17 में हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। तो ये एक तो बात क्लियर है, चूंकि सबका सब नॉन मेटल है तो सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल एच इजी जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्या होगा, निगेटिव होगा। एक बात फिर से बता देता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस दौरान जितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यदि एनर्जी रिलीज हुआ तो निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग हाई मानते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लो मानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा निगेटिव होगा मतलब उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना कम। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल हो जाता है, और वो कैसे, यहाँ पर हम लोग सबका सिर्फ p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन का p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, p2 याद होगा। यहाँ नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, p3 याद होगा।
ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, p4 हो जाता है, और फ्लोरीन का जो f ऑर्बिटल होता है वो एक्चुअली p5 हो जाता है। सही है ना। तो ये हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ देख रहे होगे कि जस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है कहाँ पर, नाइट्रोजन के केस में। तो जस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सेप्शनली लो हो जाता है। क्यों कम हो जाता है बताओ? क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लो। और उसी को ग्राफिकल मेथड में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ नीचे जाएंगे तो मोर निगेटिव, नीचे निगेटिव और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। और जितना निगेटिव मतलब उतना ज्यादा। तो अगर हम लोग ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 का मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये है, ये किसका है, कार्बन का। तो नाइट्रोजन का और ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ना मतलब मोर निगेटिव, बार बार बोल रहे हैं, तो बढ़ता है तो नाइट्रोजन का और नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली लो होता है। लो मतलब मोर पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब नाइट्रोजन का थोड़ा सा ऊपर हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का तो ज्यादा होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का मोर निगेटिव होता ही है। और उसके बाद फ्लोरीन की बात करें तो वो और ज्यादा निगेटिव होते चले जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि सबसे कम किसका हुआ, सबसे कम हुआ इन चारों में से नाइट्रोजन का। तो यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, और वो भी कैसा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन लेने का, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। फिर किसका है बताओ, फिर जो है ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। उसके बाद है ग्रुप 14 का, और तब सबसे कम जो होता है दैट इज फॉर ग्रुप 15। ये जो है क्या चीज है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो है उसको लिया, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो ज्यादा होगा किसका, ग्रुप 17 का, और ग्रुप 14 से भी कम हो जाएगा ग्रुप 15 का। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें, ये है ग्रुप 14, 15, 16 और 17। सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रुप 14 का कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। सबका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ये पहला एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, C माइनस, N माइनस, O माइनस, F माइनस। अब हम लोग यहाँ पर सबका p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये अभी P2 था, तो P2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। यहाँ पर मैं नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो कार्बन था, कार्बन का अभी आप लोग देख रहे होंगे P2 था, लेकिन अब जो है P2 से ये क्या हो गया होगा बच्चों, अब ये हो गया होगा P3। P3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। N माइनस में P3 से ये क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा P4, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया होगा P5। सही है ना। यहाँ पर हो गया होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया होगा P5। और F माइनस जो है ये हो गया होगा P6। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन यही सब आता है एग्जामिनेशन में, ये जो है P6 हो गया होगा। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन था, आप लोग गौर करो, ये जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा था, उसका वजह क्या था कि फ्लोरीन जस्ट लैक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिल जाएगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। इस वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, इस वजह से ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता था। लेकिन यहाँ पर आप गौर करो, यहाँ तो कहानी ही बदल गया। यहाँ पर कहानी क्या बदल गया, F माइनस तो अभी देखो P6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो P6 कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। P6 जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। इसी तरह C माइनस जो है ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। इस वजह से F माइनस और C माइनस में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत कम, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम। और इन दोनों में अगर आप लोगों से, सॉरी यहाँ P4 था तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये P5 है। तो P5 जो है, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, यानी कि O माइनस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाता है, O माइनस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उस हिसाब से इन चारों में अगर आप लोग देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, O माइनस का।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा n माइनस का, उसके बाद किसका होगा C माइनस का, और सबसे कम, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका F माइनस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम। लेकिन ये क्या चीज हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही है ना, दिस इज नॉट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी तरह से अगर हम इसी को ग्रुप के फॉर्म में लिख दें तो O माइनस कहने का मतलब ग्रुप 16, उसके बाद N माइनस कहने का मतलब ग्रुप 15, उसके बाद C माइनस कहने का मतलब ग्रुप 14, उसी तरह F माइनस कहने का मतलब ग्रुप 17। कि इन चारों में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी वाली, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 का सबसे ज्यादा था। आप लोग गौर कर रहे होंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता था वो ग्रुप 16 का ग्रुप 17 से कम होता था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 17 क्या, ग्रुप 14 15 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाता है ग्रुप 16 का। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, कि इस ग्रुप में जो अलग अलग मेंबर है उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम लोग बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर ग्रुप 16 में कौन कौन से मेंबर हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है ना। इन सारे मेंबर के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहीं पर भी अगर कॉमन वैल्यू लिखा हुआ रहे तो वो हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 141 किलो जूल पर मोल है, ये सब याद रख सकते हो, ये याद है भी। सल्फर का एकदम आसान है याद रखना, 200 किलो जूल पर मोल। सेलेनियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है -195 किलो जूल पर मोल, 5 घटाते चले जाओ, इसका होता है -190 किलो जूल पर मोल। और लास्ट वाला का याद रख लेना, पोलोनियम का -174 किलो जूल पर मोल। पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग कॉमन वेरिएशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो क्या पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डेल एच इजी लगातार बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे, नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ा। लेकिन फिर आप लोग देख रहे होंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट गया, घटा कि नहीं, ऑक्सीजन का घटा ही नहीं बल्कि सबसे कम आता है। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि एज अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कन्वेंशन ऑक्सीजन शुड बी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, व्हाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या दोगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब काफी आसान होता है, और वो जवाब ये होता है कि अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सबसे कम होने का वजह ये होता है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, साइज बहुत छोटा है। ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ये पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, आप लोग गौर से बताओ, ऑक्सीजन के पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे सेल में रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और इसी के बाजू में, पहले इसे मिटा देता हूं, इसी के बाजू में अगर हम लोग, पहले मिट गया ये, अब देखो ये सब सीख रहे होगे, मजा आ रहा होगा, हमको तो खूब मजा आ रहा है राइटिंग करने में। तो इसी के बाजू में ये ऑक्सीजन का था, और इसी के बाजू में हम लिखते हैं सल्फर का, ठीक है। तो सल्फर का साइज तो बहुत बड़ा होगा, सल्फर का देखो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल जो होता है सल्फर का साइज आप लोग को याद होगा, साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था, तो सल्फर का साइज 1.5 गुना से भी ज्यादा होता था। तो 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा ना, उन 6 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 1 मान लो यहाँ है 6, और उसी तरह यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन है, बताओ तो किसमें ज्यादा कंजस्टेड है ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर करीब करीब है या और सल्फर में, या फिर ऑक्सीजन में करीब करीब है। ऑक्सीजन में ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा करीब करीब है, तो करीब करीब है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि ये जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये एक और इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा, ये भी एक मान लो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा, तो
तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कौन ज्यादा कंजेशन महसूस करेगा, ये वाला या ये वाला। तो आप लोग गौर करो, यहाँ चूंकि जगह ढेर ढेर है तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो जगह बहुत कम है तो कंजस्टेड होगा ये इस इलेक्ट्रॉन को, और इवन जो अदर इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल भी करेगा, भाई कहेगा भैया मत आओ इधर, इधर आओगे तो हम लोग कंजस्टेड फील करेंगे। तो बताओ तो ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ज्यादा या ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहेगा। तो आप लोग गौर करोगे ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा ये एटम, और ये एटम आराम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके छोटे साइज की वजह से बहुत कम होता है, और ये चीज सिर्फ यहाँ ग्रुप 16 में नहीं देखा जाता है। आप लोग अगर जानो कि सेम थ्योरी हम लोग वहां पर भी या सेम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ग्रुप 17 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन होता सबसे कम है। उसी तरह ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन होता सबसे कम है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए सबसे ज्यादा लेकिन होता सबसे कम है। ग्रुप 14 में कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन सिलिकॉन से भी कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर जो हर एक ग्रुप का होता है, हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, उन सबों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन सबसे कम। और चारों का एक्सप्लेनेशन एक ही होता है कि इन चारों का चूंकि साइज और वैलेंस शेल बहुत कम है तो जिस वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन फील मोर कंजेशन एंड एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम। दैट्स व्हाई द टेंडेंसी ऑफ दिस एटम टू गेन एडिशनल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। और यही कहानी होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। पहले बच्चे तुम लोग बता दो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है कि जैसे कोई दो एटम है तो दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो हर एक एटम का ये प्रॉपर्टी होता है कि दोनों का दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये भी अपनी ओर खींचेगा और ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट की हर एक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के प्रवृत्ति को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी और तरह की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है, मान लो कि ये A+ है और बगल में इलेक्ट्रॉन है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब कि कोई भी दो एटम है, इन दोनों एटम के बीच जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ये दोनों अपनी ओर खींच रहा होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन C की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ क्या कि किसी भी एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम लोग ग्रुप 16 में के मेंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन बाकी ग्रुप के मेंबर से कर लेते हैं। जैसे ग्रुप 16 है, उसके बगल में क्या है? ग्रुप 17 है, उसके बगल में क्या है? ग्रुप 15 है, उसके बगल में क्या है? ग्रुप 14 है। इस तरह से अलग अलग ग्रुप है। तो आप लोग गौर करो कि इन सारे ग्रुप में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल टर्म देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामान्य तौर पर ग्रुप 14 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, 16 से ज्यादा, 17, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ग्रुप 16 का एलिमेंट मान लेते हैं ऑक्सीजन है, यहाँ 17 में फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। वैल्यूज भी हम लोगों को याद है, इसका 4.0 होता है, इसका 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0 होता है, इसका 2.5 होता है। 0.5 का डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉलिंग स्केल में 3.0 होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नाइट्रोजन है और ये जो क्लोरीन है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पॉलिंग स्केल में सेम है। However, nitrogen is considered to be more electronegative than chlorine. Why? तो क्वेश्चन का जवाब ये दोगे कि since nitrogen, the size of nitrogen is smaller than chlorine, और कोई भी एटम का साइज जितना छोटा होगा तो न्यूक्लियस के करीब होगा अदर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उधर खिंचाव ज्यादा महसूस होगा। इस वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्लोरीन से ज्यादा मानते हैं। और भी एक दो टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी किन्हीं पैरामीटर्स पर निर्भर करता है क्या? जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने जाना 3.5, ये तो सामान्य तौर पर हमने इस तरह से लिख दिया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
3.5 होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ 3.5 जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये हर जगह फिक्स नहीं होता है, ये वैल्यू अलग अलग जगह बदल भी सकता है। ये निर्भर करता है with the nature of other element with which oxygen is bonded, कि ऑक्सीजन किस दूसरे एटम से बंधा हुआ है इस बात पर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पर भी निर्भर करता है। जैसे कि आप लोग जानो यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH है, और ये वाटर है HOH। आप लोग जानो यहाँ वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन बदला ना तो सेम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बदल जाएगा। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंट S कैरेक्टर जितना ज्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा। इसमें S कैरेक्टर कितना है 33.33% और इसमें S कैरेक्टर कितना है 25%। इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। यानी कि किसी भी एलिमेंट, सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक्चुअल वैल्यू इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां पर एलिमेंट किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा दूसरा एलिमेंट है जिससे कि ऑक्सीजन या कोई और भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उस दूसरे एलिमेंट के नेचर पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निर्भर करता है। तो ये तो था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बेसिक बात। अब हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में कैसे कैसे वैरी करता है। ओके, तो ग्रुप 16 में कौन कौन है बच्चों? ऑक्सीजन है, अपने पास सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो पहले ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, तो वो एक्सेप्शनल वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग स्केल में 3.5 है, याद रहता है। सल्फर का 2.44 होता है, सेलेनियम का 2.48 हो जाता है, और टेलुरियम का जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.01, और उसके बाद जो पोलोनियम है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.76 के बराबर होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए और सबसे ज्यादा है भी, तो यहाँ पर कोई परेशानी अपने को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा भी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर और घटना चाहिए नीचे आने पर, लेकिन यहाँ से यहाँ फिर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया सेलेनियम के केस में, और उसके बाद फिर और घटना चाहिए, तो फिर तो लगातार घटते चले गया। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये सेलेनियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दरअसल एक्सेप्शनल है, और वो क्या एक्सेप्शनल है कि सेलेनियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होना चाहिए 2.44 से कम, लेकिन ये 2.48 होता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि व्हाई the value of electronegativity of selenium is higher than expected। तो जरूरत से ज्यादा क्यों हो जाता है? तो होता क्या है कि जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो सेलेनियम के केस में अचानक से जो डी ऑर्बिटल आता है ना, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर अचानक से जो सेलेनियम में डी ऑर्बिटल आता है, तो डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग जो होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बहुत कम होता है। तो बहुत कम न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, तो न्यूक्लियस क्या होगा? एक्सपोज हो जाएगा, और जैसे न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने लगेगा कि कम खींचने लगेगा? ज्यादा। और इवन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ये न्यूक्लियस ज्यादा खींचने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस एक्सपोज हुआ है। तो बताओ कि ज्यादा खींच रहा है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेलेनियम का बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो ये याद रखना एक्सेप्शनल है। मैंने पहले ही बताया, जो कॉमन वेरिएशन होता है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, जो एक्सेप्शनल वेरिएशन है उसे याद रखना काफी जरूरी होता है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोगों का है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। बच्चों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्या है? जैसे कि कोई दो एटम है, तो दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ, तो ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर दो एटम के बीच डबल बॉन्ड या दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम है, जैसे कि ये कोई एटम है, ठीक है ना, तो इसके ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखना और समझना। जैसे कि ये ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस का ऑर्बिटल है, ये वाई एक्सिस का ऑर्बिटल है, और एक ऊपर जो प्लेन आप लोगों को नजर आ रहा है ना, उस प्लेन के ऊपर ये जेड एक्सिस का ऑर्बिटल है। इसे शेड कर देता हूँ, ये जो जेड एक्सिस का ऑर्बिटल है इसे मैं शेड कर दे रहा हूँ, यानी कि ये प्लेन में नहीं है, ये नीचे है और ये प्लेन के ऊपर है। तो दूसरा एटम जो यहाँ पर है, गड़बड़ हो गया, ये दूसरा एटम जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, कंट्रोल जेड जेड हो जाए बच्चा, हाँ ठीक हो गया।
ये दूसरा एटम जो है, ये दूसरा एटम कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। दूसरे एटम का भी वही ऑर्बिटल का कंडीशन है, ये एक्स और एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, और एक जेड एक्सिस के अलोंग हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जो दिखा ये जेड एक्सिस के अलोंग, इसे हम लोग सेट भी कर दिए। तो जब ये दोनों एटम एक दूसरे की ओर अप्रोच करेगा, गड़बड़ हो जा रहा है, तो ये दोनों एटम जैसे एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये और ये देखो, ये दोनों ऑर्बिटल सामने सामने ओवरलैप करेगा ना। ये वाला फिर से बना रहे हैं, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सामने सामने ओवरलैप किया किया ना, तो दिस इज एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगर ये ज्यादा ओवरलैप कर गया, यानी कि ये और ये बहुत ज्यादा करीब आएगा, तो बहुत करीब आएगा तो ऐसा हो सकता है कि ये जो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल था ये भी हल्का हल्का ओवरलैप कर जाए, ये भी हल्का हल्का ओवरलैप कर दिया। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुआ ना, लैटरल ओवरलैपिंग, इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पाई बॉन्ड। और जब ये बहुत करीब आएगा तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग जो ऑर्बिटल था, हो सकता है ये भी किनारे किनारे हल्का हल्का ओवरलैप कर जाए, तो यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सिर्फ ये और ये, फिर से ये कलर चेंज करके दिखाते हैं, कि सिर्फ ये और ये अगर ओवरलैप किया, ये तो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। अगर ये भी ओवरलैप किया और साथ में ये वाला ऑर्बिटल भी ओवरलैप किया किनारे से, ये तो वाजिब है, ये सामने सामने ओवरलैप किया तो सिग्मा बना होगा, और ये भी ओवरलैप किया, ये भी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। तो यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना, यानी डबल बॉन्ड बना। और एक ऐसा भी कंडीशन हो कि ये तो ओवरलैप किया ही, ये दोनों भी ओवरलैप किया, और ये वाला ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर गया, ये जेड एक्सिस वाला भी, तो वाजिब है एक सिग्मा और दो पाई बनेगा, यानी कि तीन बॉन्ड बनेगा। तो वही क्वेश्चन पूछता है कभी कोई बच्चा ना, भैया चार बॉन्ड क्यों नहीं बन जाता है? अरे दिख रहा होगा, क्या समझाओ कि सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड बना सामने से, ये पाई बॉन्ड एक और बन सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब ऐसा एक और जेड ऑर्बिटल भी, जेड एक्सिस के लॉन्ग वाला ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में भाग लिया, तो इस वजह से ज्यादा तीन बॉन्ड बनता है, चार बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। हम लोगों को तो ग्रुप 16 के मेंबर के बारे में जानना था, तो ग्रुप 16 के मेंबर की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए खासियत क्या होता है कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये सिग्मा बॉन्ड मतलब ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप किया, और पाई बॉन्ड किनारे वाला ओवरलैप किया। आप लोग सोच के देखो कि अगर यहाँ पर कोई दो एटम है इस तरह से, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ठीक है, इसका ऑर्बिटल बहुत लंबा है, ये बड़ा एटम है, बड़ा एटम है तो ऑर्बिटल लंबा होगा, तो ये दोनों करीब आया तो ये सामने से तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन बड़ा होने के वजह से ये पाई बॉन्ड बनना आसान होगा नहीं। यहाँ पर देखो इसी के बगल में एक छोटा सा दो एटम बना देते हैं, तो ये दोनों जो यहाँ सिग्मा बनाया, तो अब बताओ, तो एटम अगर छोटा रहेगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का चांसेस ज्यादा होगा या फिर कम होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग का चांसेस ज्यादा, और एटम का साइज जैसे बड़ा होगा तो सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड बनने का चांसेस यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग का चांसेस बड़ा, ज्यादा कि कम? कम। तो इस वजह से पाई बॉन्ड बड़े एटम में नहीं बनता है, पाई बॉन्ड सामान्य तौर पर छोटे एटम में देखने को मिलता है। छोटा एटम करने का मतलब होता है, जैसे कि कार्बन में आप लोगों को पाई बॉन्ड दिखेगा, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन बड़ा एटम जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह की तरफ हम लोग जाएंगे तो उसमें पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटते चले जाती है। क्यों? क्योंकि उन सबों का साइज बढ़ते चले जाता है, तो साइज जैसे बड़ा होगा तो पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम। तो यहाँ पर तो हम लोगों को देखना था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम के बारे में, तो इन सबों का फिर से यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन सबों के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन सबों में पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चों? ऑक्सीजन में। और सबसे कम किस में होगा? सबसे कम होगा पोलोनियम में, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सल्फर, सेलेनियम वगैरह का कुछ कुछ पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड दिख जाता है, जैसे CH2 आप लोग देखे होंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें C डबल बॉन्ड S, तो दिख रहा है सल्फर पाई बॉन्ड बनाता है। लेकिन CO2 के रेस्पेक्ट में ये पूछा जाएगा ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल, तो आप लोग जवाब दोगे कम स्टेबल। क्यों? क्योंकि CH2 में सल्फर में पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, इस वजह से सल्फर जो है कम स्टेबल कंपाउंड बनाएगा
विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सेलेनियम भी जैसे C2 टाइप का भी कंपाउंड बनाता है, लेकिन रेयरली ये पाया जाता है C डबल बॉन्ड एसिड। टेलुरियम का कंपाउंड ऐसा होता नहीं, अनस्टेबल, और ये भी अनस्टेबल है, टेलुरियम का तो होता ही नहीं है। और पोलोनियम जो होता है ये तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में ये भाग ही नहीं लेता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नए प्रॉपर्टी को, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन चूंकि वीडियो का साइज बड़ा हो गया, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कहाँ? NEXTLECTURE लिखने में बड़ा मजा आ रहा है यार। तो इसे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करना, ये भी चलते रहेगा, ठीक।